हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विज्ञान विषय के राजन सीरीज का लघुत्तरी प्रश्न को पढ़ेंगे। लघुत्तरी प्रश्न का ये पहला क्लास है। पिछले 4 क्लासों में हम लोगों ने बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघुत्तरी प्रश्न को पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, बल से क्या अभिप्राय है? बल के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था। उत्तर है, बल का परिभाषा है, बल वह बाह्य या आंतरिक कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है या करने का प्रयत्न किया जाता है। इसको एक और डिफिनीशन से एक और परिभाषा आप लिख सकते हैं, बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की विराम की अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यही स्टैंडर्ड परिभाषा है। आप इसको भी जो दिया है इसको भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। बल के प्रकार में दिया है, बल के प्रकार में पहला है पेशी बल। मनुष्य, पशु तथा अन्य जंतु अपने शरीर की मांसपेशियों द्वारा जो बल लगाते हैं उसे पेशी बल कहते हैं। जैसे हाथ से स्प्रिंग खींचना, जैसे हाथ से स्प्रिंग खींचेंगे तो मांसपेशियों द्वारा बल लगाया जाएगा, तो इसको पेशी बल कहते हैं। दूसरा है गुरुत्वीय बल। वृक्ष से कोई फल गिरता है तो पृथ्वी पर गिरता है, अर्थात पृथ्वी अपनी आसपास की वस्तुओं को जिस बल से अपनी ओर खींचती है या खींचे रखती है उस बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। जैसे पेड़ से फल का टूटकर नीचे गिरना, पृथ्वी पर गिरना, किसी वस्तु पर ठोकर लगने पर गिर जाना। यानी कोई भी वस्तु हो जो पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती है, यानी ऊपर से नीचे गिर रही है, तो वो पृथ्वी के द्वारा ही खींचे जाने पे या पृथ्वी के आकर्षण से ही गिर रही है, उसी आकर्षण को ही गुरुत्वीय बल कहते हैं। तीसरा है घर्षण बल। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर खिसकती जाती है या लुढ़काई जाती है, खिसकाई जाती है या लुढ़काई जाती है, तब जो बल खिसकने या लुढ़कने का विरोध करता है उसे घर्षण बल कहते हैं। जैसे कोई गेंद किसी तल पर लुढ़कती है तो लुढ़कते लुढ़कते कुछ देर बाद रुक जाती है, ये घर्षण बल के द्वारा ही रुकती है वो। चौथा है प्रत्यास्थ बल। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन बल हटा लेने पर पुनः पूर्व अवस्था में आ जाता है। इस गुण या क्रिया को प्रत्यास्थ कहते हैं। प्रत्यास्थता कहते हैं जो बल वस्तु को पूर्व अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है उसे प्रत्यास्थ बल कहते हैं। इसको आप एक एग्जाम्पल द्वारा समझ सकते हैं। उदाहरण दिया है, स्प्रिंग को बल लगाकर खींचना, रबड़ को बल लगाकर खींचना। जैसे कि जब हम किसी रबड़ को या स्प्रिंग को बल लगाकर खींचते हैं तो वो तन जाती है, लेकिन फिर पुनः जब छोड़ने पे पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है। जो बल उसको पुनः स्थिति में लाने का प्रयास करता है या लेके आता है उसी को प्रत्यास्थ बल कहते हैं। जैसे रबड़ को खींचते हैं, जब छोड़ते हैं तो पुनः अपने अवस्था में आ जाती है, तो जिस बल के द्वारा वो आती है उसी को प्रत्यास्थ बल कहते हैं। पांचवा है विद्युत तथा चुंबकीय बल। ये वे बल हैं जो विद्युत आवेश, विद्युत धाराओं, चुंबकों आदि के बीच में उत्पन्न होते हैं। विद्युत घंटी, पंखा, विद्युत मोटर, टेलीफोन आदि बिजली की सभी मशीनें इन्हीं बलों की सहायता से कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या दूसरा, वाष्पन और क्वथन में क्या अंतर है बताइए। ये प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था। उत्तर है, पहला हेडिंग है वाष्पन और अगले हेडिंग में हम लोगों ने क्वथन पढ़ेंगे। तो अंतर बताना है वाष्पन और क्वथन में। तो वाष्पन में दिया है, मिश्रण को द्रव में बदलकर उसे गर्म करने पर अवयवों को अलग अलग किया जा सकता है। द्रव को गर्म करने पर पानी वाष्पित हो जाती है और पदार्थ शेष रह जाता है। सांभर झील में लवण की मात्रा बहुत होती है। यह पानी को अलग अलग बड़ी बड़ी क्यारियों में भरा जाता है क्योंकि वाष्पन तेजी से और अधिक मात्रा में हो, जिससे नमक शेष क्यारियों में रह जाता है। वाष्पन विधि द्वारा समुद्र से भी साधारण नमक प्राप्त करते हैं। और क्वथन में दिया है, द्रव पदार्थ गर्म करने पर जब खौलता है, उबलता प्रारंभ होता है,
इस क्रिया को क्वथन कहते हैं। उदाहरण में है पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है, क्वथन पर दाब की भी प्रभाव पड़ती है। तो इसमें है वाष्पन। वाष्पन का होता है मुख्यतः, इसका आप परिभाषा इतना बड़ा दिया है, आप सिंपल सा लिख सकते हैं कि वाष्पन पानी का यानी जल का वाष्प के रूप में बदलना वाष्पन कहलाता है। जब हम पानी को किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं तो उसका जो वाष्प के रूप में परिवर्तन ही वाष्पन कहलाता है। और वाष्पन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। आप अगर जो छाये में भी एक गिलास में पानी रख दें आधा और 1 महीने के लिए छोड़ दें, किसी एक रूम में बंद कर दें, तो आप 1 महीने बाद देखेंगे तो वो पानी गायब हो जाएगा। इसका मतलब वहाँ पे तो उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही वाष्पन हो गया। लेकिन क्वथन की क्रिया जो होती है, क्वथनांक जो होता है क्वथन, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है पानी का। और जो पानी को आप 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे और जो गर्म करेंगे तो वो खौलेगा नहीं। जब खौलने को ही क्वथन कहते हैं। और खौलने की प्रक्रिया 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है। तो जब पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है तो उसको क्वथनांक कहते हैं। वो खौलने लगता है, उसको क्वथनांक कहते हैं। और किसी भी टेम्परेचर पे द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। तो ये अंतर हो जाएगा वाष्पन और क्वथन में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। ऊर्जा के नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय स्रोतों से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। ये प्रश्न 2023 में पूछा हुआ है। उत्तर अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका भंडारण सीमित मात्रा में है तथा ये स्रोत समय के साथ साथ समाप्त हो जाते हैं, इन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगे, इसको अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं ऐसे ऊर्जा शामिल हैं जो प्रदूषण कारक नहीं है तथा जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता या जिन्हें स्रोत का पुनः भरण होता रहता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास और जैव ईंधन। ये सब हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं और ये पूरा से इनका भरण होता रहता है। जैसे सौर ऊर्जा है, सूर्य के प्रकाश से सौर ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, तो इसको नवीकरणीय ऊर्जा कहलाएगा ये। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। पोषण के आधार पर पादप और जंतु में अंतर समझाइए। यह भी प्रश्न 2023 में पूछा हुआ है। उत्तर पोषण के आधार पर पादप और जंतु में अंतर। एक तरफ है पादप और दूसरी तरफ जंतु है। तो पादप में है पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और इसमें पहला है जंतु में, जंतु भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। पादप में दूसरा है पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है और जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तीसरा पॉइंट है पौधों में वृद्धि जीवन भर होती है और जंतुओं में एक निश्चित समय तक ही वृद्धि होती है। चौथा पॉइंट है पादप में पौधों में सेलुलोज होता है और जंतु में चौथा है जंतुओं में सेलुलोज नहीं होता है। प्रश्न संख्या 5 है बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास का मापन किस यंत्र से किया जा सकता है? उसका नाम बताते हुए उस यंत्र का अल्पतनांक लिखिए। यह भी प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था। उत्तर है बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास का मापन हेतु वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है। वर्नियर पैमाने पर बने खाने तथा मुख्य पैमाने पर बने खाने के बीच एक विशेष संबंध होता है, अर्थात जितनी दूरी में वर्नियर पैमाने पर n खाने होते हैं उतनी दूरी में मुख्य पैमाने पर सदैव उससे कम अर्थात n-1 खाने होते हैं। यदि मुख्य पैमाने पर बने खाने को m प्रदर्शित किया जाए तथा वर्नियर पैमाने पर बने खाने को v से प्रदर्शित किया जाए तो n इंटू वी इक्वल टू n-1 इंटू m, यानी जो v है दर्शा रहा है वर्नियर पैमाने पर बने खाने, तो और जो m है वो मुख्य पैमाने पर बने खाने को दर्शा रहा है। तो n भी इक्वल टू n-1 इंटू m से जब v निकालना होगा तो जो n है पहला n ये पक्षांतर हो जाएगा दूसरी तरफ, तो n-1 इंटू n बटे n गुणे m हो जाएगा। इससे क्या प्रदर्शित हो रहा है देखिए नीचे लिखा हुआ है, स्पष्ट है कि मुख्य पैमाने पर बने खाने की दूरी वर्नियर पैमाने पर बने खाने की दूरी से अधिक होगी।
मुख्य पैमाने पर बने खाने की दूरी m तथा वर्नियर पैमाने पर बने एक खाने की दूरी v के अंतर को भी वर्नियर स्थिरांक कहते हैं। यह दूरी वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक कहलाती है। अतः अल्पतमांक का सूत्र होता है अल्पतमांक बराबर मुख्य पैमाने पर एक खाने की माप बटे वर्नियर पैमाने पर बने खानों की संख्या। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है, अदिश एवं सदिश राशि में अंतर उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ था। उत्तर है इसका अदिश एवं सदिश राशियों में अंतर। हेडिंग है इसमें जो दिया है अदिश राशियाँ, अदिश इसमें केवल परिमाण होता है तथा चाल होती है परंतु दिशा नहीं होती। उदाहरण में चाल है। और जो सदिश राशियाँ होती है इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होती है। इसका एग्जाम्पल है बलाघूर्ण। प्रश्न संख्या 7 है, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। ये प्रश्न भी 2018 में पूछा हुआ था। उत्तर संवेग संरक्षण का नियम, पिंडियों के किसी बंद निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उस निकाय का कुल संवेग नियत बना रहता है। नियम यह है कि वस्तुओं के किसी भी निकाय का द्रव्यमान केंद्र एक नियत वेग से चलता रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यहाँ पर देखिए mu बराबर mv दिया है। जो u का मान है, u जो है m है द्रव्यमान है और u जो है प्रारंभिक वेग है और v है अंतिम वेग है। तो द्रव्यमान में जब u का गुणा करेंगे यानी प्रारंभिक वेग का गुणा करेंगे तो प्रारंभिक संवेग निकलेगा और द्रव्यमान में जब अंतिम वेग का गुणा करेंगे तो अंतिम वेग निकलेगा, संवेग निकलेगा बाद का, और ये दोनों बराबर होते हैं। इससे ये पता चलता है कि संवेग संरक्षण का नियम यानी संवेग निश्चित होता है। नीचे दिया हुआ है, आपको और स्पष्ट होगा। नीचे देखिए क्या दिया है, संवेग की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सभी स्थितियों में संरक्षित रहता है जहाँ तक कि संघटों कोलिजन में और विस्फोट बलों के कारण होने वाली गति की दशा में भी, जबकि गतिज ऊर्जा संघटन की दशा में संरक्षित नहीं होती है। इसका मतलब है कि विस्फोटन बलों के कारण कि कोई भी, यहाँ पे देखिए और छोटा कोई बॉल है या फिर कोई भी टुकड़ा है और इसमें बाहर से कोई एक दूसरा टुकड़ा आके इसमें लड़ता है और ये दो टुकड़ों में बढ़ जाता है और एक इधर चला जाता है और एक इधर चला जाता है। तो ये दो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया तो इसका संवेग पहले वाले का और दूसरे वाले का जब जोड़ेंगे तो जो तीसरे वाले का ये जो जाके जो लड़ा है तो इसका संवेग दोनों के संयोग के योग के बराबर होगा। यानी हर जगह ये नियत होता है। यही संवेग संरक्षण का नियम है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है, वर्नियर कैलिपर्स में शून्याङ्क त्रुटि को परिभाषित कीजिए। उत्तर वर्नियर कैलिपर्स में पट्टी x किसी पात्र की गहराई का मापन करने हेतु होती है। जिस समय A एवं B, C और D एक दूसरे को छूते हैं उसी प्रकार मुख्य स्केल और वर्नियर स्केल दोनों के शून्याङ्क बिल्कुल एक सीध में नहीं होते बल्कि उनमें कुछ अंतर होता है। दोनों शून्याङ्क में इस अंतर को शून्याङ्क त्रुटि कहा जाता है। जैसे जब वर्नियर कैलिपर्स होता है, आप अगर जो देखे होंगे तभी इसको समझ पाएंगे या फिर इसको चलाना जानते होंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल किए होंगे तो समझेंगे आप। ऐसे होता है, इसको यहाँ बनाते हैं जहाँ खाली स्थान है, यहाँ पे बनाते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स देखिए ऐसे होता है। ऐसे वर्नियर कैलिपर्स होता है। तो यहाँ पे ये मुख्य पैमाना होता है और एक यहाँ पे एक नीचे एक और पैमाना होता है, ये
वर्नियर कैलिपर्स का पैमाना होता है। जब आप इसको जब सरका के यहाँ पे एक सरकारने वाला होता है, ये जो होता है दोनों इसका जो ये भाग होता है, ये दोनों टच भी हो जाता है। मतलब दोनों को जब किसी भी चीज़ का माप लेना होता है तो इनको पहले हम शून्यांक त्रुटि ज्ञात करते हैं कि इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। जब टच करते हैं तो जो ऊपर वाले का 0 है और नीचे वाले पैमाने का ये अलाइन दोनों एक सीध में नहीं होते हैं और थोड़ा भी अंतर होता है एक पॉइंट का भी, तो या तो निगेटिव होता है नहीं तो पॉजिटिव होता है। और जो पॉजिटिव त्रुटि है तो घटा देते हैं अंतिम में, और जो निगेटिव त्रुटि है तो अंतिम में जोड़ देते हैं जो मान निकलता है। तो इसी को त्रुटि से ये यहाँ पे दिया है, वर्नियर कैलिपर्स में शून्यांक त्रुटि इसी को कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है, ठोस द्रव एवं गैस की आणविक संरचना का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था। उत्तर, ठोस द्रव एवं गैस की आणविक संरचना वे समस्त वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है जो स्थान घेरती हैं वे पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं मुख्यतः 3 मानी जाती हैं। पहला है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। पहला है ठोस की संरचना। आणविक संरचना पूछा है। ठोस पदार्थों में अणु एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं। इस कारण इन कणों के परस्पर आकर्षण बल अत्यधिक पाया जाता है। इनके अणुओं में रिक्त स्थान बहुत कम होता है। ठोस पदार्थ के कण अपने स्थल पर लगभग स्थिर रहते हैं। अणुओं में परस्पर आकर्षण बल के कारण इनकी आकृति तथा आयतन निश्चित होता है। इनके जो अणु होते हैं बहुत पास पास होते हैं। इनमें अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो ठोस अवस्था में बने रहते हैं और उनकी आकृति भी निश्चित होती है और आयतन भी निश्चित होती है। दूसरा है द्रव की संरचना। द्रव में अणु ठोस पदार्थों की तुलना में कुछ दूर दूर होते हैं। इनके कणों में परस्पर आकर्षण बल भी ठोस पदार्थों की तुलना में कम होती है। यह पदार्थ जिस भी बर्तन में डाले जाते हैं उनकी आकृति ग्रहण कर लेती है। इनमें भी आकर्षण बल होता है लेकिन ठोस की अपेक्षा कम होता है, इसलिए ये अपना आकार बदल देते हैं लेकिन आयतन निश्चित होता है। और 1 लीटर पानी है तो आप किसी भी बर्तन में रखेंगे तो 1 लीटर ही होगा, लेकिन जिस बर्तन में रखेंगे उसका आकार ग्रहण कर लेगा। तीसरा है गैस की संरचना। गैसीय पदार्थों में अणु बहुत दूर दूर होते हैं। इन अणुओं के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है, लेकिन होता जरूर है। ऐसा नहीं है कि नगण्य का मतलब है कि ना के बराबर होता है, लेकिन होता है। अगर जो गैसों के बीच में आकर्षण बल नहीं होता तो किसी भी गैस को हम द्रव में नहीं बदल पाते और द्रव से ठोस में नहीं बदल पाते। जब उसमें आकर्षण बल होता ही नहीं तो दोनों एक दूसरे से चिपकते ही नहीं और उनकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है गैस में आकर्षण बल, लेकिन बहुत कम होता है। अतः इनकी आकृति और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, घूर्णन गति किसे कहते हैं। उत्तर, जब कोई वस्तु अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। लट्टू घूर्णन गति कर रहा है। घूर्णन गति के संपूर्ण वस्तु एक स्थल से दूसरे स्थल को स्थानांतरित नहीं होती, बल्कि वह अपने धुरी के चारों ओर निरंतर घूमती है। बर्तन बनाने वाला कुम्हार का चाक घूमती हुई फिरकी, पंखे, अपने अक्ष धुरी पर चलती हुई साइकिल का पहिया घूर्णन गति के ज्वलंत उदाहरण है। देखिए, घूर्णन गति मुख्यतः यही है कि अपने दूरी पे बार बार घूमना, अपनी गति को दोहराना, ऐसे गोल गोल, इसी को घूर्णन गति कहते हैं। जैसे लट्टू भी घूमता है अपने दूरी पे, ऐसे एक ही जगह पे, इसको घूर्णन गति कहते हैं। और चाक का जो वो जो कुम्हार का चाक होता है ऐसे गोल सा जिसमें मिट्टी लगा होता है, वो बर्तन बनता है, ये भी अपनी धुरी पे ही घूमता है। साइकिल का पहिया भी अपनी धुरी पे जो घूमता है बार बार, तो उसको भी घूर्णन गति कहते हैं। ये बहुत आसान है, सिंपल सा है। 11वां है, गति के द्वितीय नियम को बताइए। उत्तर, गति विषयक द्वितीय नियम, मोशन रिलेटेड सेकेंड लॉ। यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा था। इस नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा उसी दिशा में होती है जिसमें बल कार्यों को करता है। इस प्रकार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके
बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी F = ma। बल बराबर द्रव्यमान, ये S नहीं रहेगा, S नहीं है, केवल ma होगा, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। नीचे दिया हुआ भी है, देखिए, यदि किसी F बल आरोपित करने पर उसमें बल की दिशा a त्वरण उत्पन्न होता है, यदि वस्तु का द्रव्यमान m हो तो द्वितीय नियम के अनुसार F बराबर ma। यदि F बराबर 0 अर्थात जब वस्तु पर कोई बल नहीं लगता है तो a बराबर भी 0, क्योंकि द्रव्यमान m का मान शून्य नहीं हो सकता है। यदि त्वरण का मान शून्य है तो इसका अर्थ है कि या तो वस्तु निश्चित वेग से गतिमान है या विरामावस्था में है। इससे स्पष्ट है कि बल के अभाव में वस्तु अपनी गति या विराम अवस्था को बनाए रखती है। यदि गति विषयक द्वितीय नियम है, अतः न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम प्रथम नियम का ही एक रूप है। देखिए, यहाँ पे समझने वाला चीज़ है कि अगर बल कोई भी वस्तु है उस पर बल 0 है तो a का मान भी 0 होगा, यानी बल 0 है तो a का मान भी 0 होगा। a क्या है? त्वरण है। और जो किसी भी वस्तु पे आप बल लगा ही नहीं रहे हैं तो उसका त्वरण है। त्वरण जो होगा, वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। यानी या तो वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, वो निश्चित 10 के स्पीड में चल रहा है, वस्तु 10 की स्पीड में ही चल रहा है। जब वेग में परिवर्तन नहीं है इसीलिए तो उसका त्वरण 0 आ रहा है, या फिर वो वस्तु चल ही नहीं रहा है, वो 0 पे स्थित है, यानी उसका वेग 0 है, तब भी तो वही बात हुआ कि वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो त्वरण 0 होगा। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि m भी 0 होगा। द्रव्यमान किसी भी वस्तु का 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान हर एक वस्तु का होता ही है। तो जब F 0 होगा तो त्वरण भी 0 होगा, और लेकिन द्रव्यमान होगा कुछ ना कुछ। तो इससे ये पता लग रहा है या तो वस्तु विराम की अवस्था में है या अथवा गति की अवस्था में है। गति की अवस्था में है तो निश्चित गति की अवस्था में है, और विराम की अवस्था में है तो वो शांत है, एक जगह है। तो इससे ये पता लगता है कि बिना बल के द्वारा किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो यही लिखा है नीचे कि द्वितीय नियम ही बल का जो प्रथम नियम है उससे संबंधित है। यानी गति का द्वितीय नियम न्यूटन गति विषय के प्रथम नियम का ही एक रूप है, द्वितीय नियम। इससे यह स्पष्ट होता है। प्रश्न संख्या 12 है, गुरुत्व बल तथा पेशी बल को उदाहरण द्वारा समझाइए। उत्तर, बल के प्रमुख प्रकार। अब इसमें गुरुत्व बल और पेशी बल दो पूछा है, तो देखिए इसमें कई बल दे दिए हैं। अब ऐसा नहीं है कि इस बार प्रश्न पूछ लिया गुरुत्व बल तथा पेशी बल तो अगले में पूछ लेगा चुंबकीय बल, उसमें अगले में पूछ लेगा विद्युतीय बल, घर्षण बल। तो आप जितने भी कुछ मुख्य बलों के बारे में जान लीजिए, जो भी पूछेगा आप आंसर दे सकेंगे। तो दिया है इसका मेन टाइप्स ऑफ फोर्स। बल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है पेशी बल। जब हम किसी वस्तु को हाथ से उठाते हैं तो हमारे हाथों की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होता है। हाथ की मांसपेशियों पर उत्पन्न खिंचाव द्वारा उस वस्तु पर बल लगाया जाता है। पेशियों द्वारा लगाए गए इस बल को पेशी बल कहा जाता है। बैलों द्वारा, जैसे एग्जाम्पल के रूप में है, बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना, पानी में से भरी बाल्टी उठाना, किसी वस्तु को हथौड़े से पीटना, टमाटर को दबाना आदि बल के ही उदाहरण है। आदि बल के ही उदाहरण है, यहाँ पे होना चाहिए आदि पेशी बल के उदाहरण है। तो आदि ये पेशी बल के उदाहरण। जहाँ भी मांसपेशियों का प्रयोग हो किसी भी कार्य को करने के लिए, जहाँ भी किसी जंतु द्वारा, किसी भी इंसान के द्वारा, किसी मनुष्य के द्वारा जब पेशियों का प्रयोग किया जा रहा हो, वहाँ मांसपेशियों का प्रयोग किया जा रहा है, वहाँ पेशीय बल होता है। और दूसरा है गुरुत्वीय बल। पृथ्वी पत्थर के टुकड़े को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहा जाता है। सभी वस्तुओं पर गुरुत्व बल कार्य करता है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। इसका मतलब हुआ, पृथ्वी जिस भी बल से किसी भी वस्तु को अपने ओर आकर्षित करती है या खींचती है तो उस बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। तीसरा है चुंबकीय बल। चुंबक लोहे की कीलों को अपनी ओर खींच लेता है। चुंबक द्वारा कीलों पर लगाए बल को चुंबकीय बल कहा जाता है। किसी चुंबक द्वारा किसी अन्य चुंबक एवं चुंबकीय पदार्थों पर लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है।
यानी चुंबक के द्वारा किसी भी लोहे या लोहे से बनी संबंधित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या खींचने करने की बल को चुंबकीय बल कहते हैं। अब ये भी लिख सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। चौथा है विद्युतीय बल। विद्युतीय बल के कारण भी आकर्षण बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए यदि प्लास्टिक के स्केल को सूखे बालों में रगड़कर कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाया जाए तो कागज़ के टुकड़े प्लास्टिक के स्केल की ओर आकर्षित होने लगते हैं। ऐसा विद्युतीय बल लगने के कारण होता है। इसी को विद्युतीय बल कहते हैं। प्लास्टिक के चीज़ को या प्लास्टिक के किसी भी वस्तु को रेशम की खाल या बालों में रगड़ के जब आप छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े करके उसके पास ले जाएंगे तो आकर्षित कर लेगा अपनी तरफ। ये विद्युतीय बल के कारण होता है। अगला जो है बल है वो घर्षण बल है। घर्षण बल, यदि बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए आप पैर अचानक केले के छिलके पर पड़ जाए तो आप गिर पड़ेंगे। यदि सिलवट्टा के दांते घिस जाएं, यदि आटा चक्की के पट्टे घिस जाएं तो क्या होगा? चक्की गति नहीं करेगी। घर्षण बल की मात्रा बहुत कम होने के कारण ऐसा होता है। यानी घर्षण बल जो होता है वो दो सतहों के बीच काम करता है। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। बचे हुए प्रश्नों को हम लोग अगले क्लास से पढ़ेंगे। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अपने इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राजन सीरीज के किसी भी सब्जेक्ट का क्लास देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है, सभी विषय का प्लेलिस्ट दिया हुआ है अलग अलग, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।